नमस्ते दोस्तों। और आप सभी को 77वें रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये दिन सिर्फ एक तारीख या छुट्टी नहीं है। ये दिन है उस पावर को याद करने का जो हमें हमारा लोकतंत्र देता है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर हैं। हम चांद तक भी पहुंच गए हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारी बात डंके की चोट पर सुनी जाती है। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि हम एक रिपब्लिक हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दिन उन्हें मत भूलना जो इस वक्त सरहद पे या किश्तवाड़ की उन बर्फीली पहाड़ियों में खड़े हैं ताकि हम अपने घरों में तिरंगा फहरा सकें। तो आज आप जलेबी खाओ या परेड देखो, एक पल निकाल कर उन्हें थैंक यू ज़रूर कहना। आइए कसम खाएं कि हम इस देश की जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, अफवाहों से बचेंगे और इंडिया को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ। जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक पर्सनल लेटर भेजा है। इस लेटर में उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया है उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए। ट्रंप का विजन है गाजा में शांति लाना, लेकिन क्या ये इतना सीधा है या इसके पीछे कोई बड़ी डील है? आइए समझते हैं। पहले समझते हैं बोर्ड ऑफ पीस है क्या। ट्रंप ने 20 पॉइंट का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें गाजा को फिर से बसाने और वहां एक नई गवर्नेंस खड़ी करने की बात है। उन्होंने दुनिया भर के 60 बड़े लीडर्स को इनवाइट किया है, लेकिन इंडिया का नाम सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने लिखा है, मोदी जी आपकी लीडरशिप की दुनिया को बहुत ज़रूरत है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पे। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे ट्रंप ने कहा है जो देश इस बोर्ड में परमानेंट सीट चाहता है उसे $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करने ही होंगे। हालांकि ये पैसा गाजा के रिकंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल बनाने और रोड्स बनाने में लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया ये पैसे देगा? इंडिया का स्टांस हमेशा से ही टू स्टेट सॉल्यूशन का रहा है। हम इसराइल के दोस्त हैं, लेकिन हमने फ़लस्तीन को हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अगर मोदी जी को इस बोर्ड का हिस्सा बनना है तो इंडिया का स्टेचर ग्लोबल लेवल पे एक पीस मेकर का हो जाएगा। साथ ही गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन इंडियन कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, जैसे एल&टी या अडानी अंबानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिस्क भी कम नहीं है। अगर हम ट्रंप के इस बोर्ड में जाते हैं तो क्या रशिया और ईरान हमसे नाराज़ होंगे? ट्रंप का कहना है कि वो इस बोर्ड के चेयर फॉर लाइफ रहेंगे, यानी कि उनका कंट्रोल हमेशा रहेगा। तो चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं। दोस्तों, आपकी मेहनत की कमाई यानी आपका पीएफ अब आपकी उंगलियों पर होने वाला है। जी हाँ, ईपीएफओ ने अनाउंस किया है कि अप्रैल 2026 से आप यूपीआई के जरिए अपना पीएफ निकाल सकेंगे। आज हम इस टेक्निकल बदलाव के हर पहलू को समझेंगे। कैसे ये काम करेगा, 25,000 की लिमिट क्यों रखी गई है और क्या इससे आपका रिटायरमेंट फंड खतरे में है। पहले प्रोसेस को समझते हैं। ईपीएफओ आईटी सिस्टम 2.0 से 3.0 पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम। अब तक क्या होता था, आप क्लेम डालते थे, वो फील्ड ऑफिसर के पास जाता था, वेरिफिकेशन होती थी और 15-20 दिन बाद पैसा आता था। बहुत से केसेस में पैसा रिजेक्ट भी हो जाता था। अब ऑटो सेटलमेंट होगा। आपका यूएन आप सीधा आपके यूपीआई आईडी से लिंक होगा। अब बात करते हैं 25,000 पर ट्रांजैक्शन की लिमिट की। सरकार ने ये लिमिट इसलिए रखी है ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। अगर कोई गलती से आपका फ़ोन एक्सेस कर लेता है तो वो पूरा पीएफ साथ में नहीं निकाल पाएगा। आप एक दिन में लिमिटेड बार ही निकाल पाएंगे। साथ ही एक रूल है फ्रोजन बैलेंस का। आप अपने टोटल कॉर्पस का 75% ही निकाल सकते हैं, बाकी 25% आपके अकाउंट में ही रहेगा। इससे आपको 8.25% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो किसी भी बैंक से बेहतर है।
ये कन्वीनियंस तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके निशान दूर तक जाएंगे। सैलरीड क्लास के लिए मेडिकल इमरजेंसी या बच्चों की फीस भरना अब टेंशन फ्री हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पीएफ रिटायरमेंट के लिए होता है। यूपीआई की वजह से लोग छोटी छोटी बातों पे पैसा निकालने लगेंगे, जिससे कंपाउंडिंग का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। मेरी सलाह है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस फीचर का यूज़ करें। अपने केवाईसी और आधार लिंक को आज ही चेक करें, ताकि अप्रैल में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, आज दिन की तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए गर्व और थोड़ा दुख का भी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हमारे जवानों ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रखा है। ऑपरेशन त्राशी वन चल रहा है, जहां 2 फुट की बर्फ और घने जंगलों के बीच फायरिंग हो रही है। इस एनकाउंटर में हमारे 7 से 8 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं और हमने एक बहादुर हीरो को खो दिया है। आज बात करेंगे इस पूरे ऑपरेशन की ग्राउंड रियलिटी पर। 18 जनवरी की शाम को आर्मी को खबर मिली थी कि छतरू के सुनार विलेज में कुछ फॉरेन टेररिस्ट छुपे हुए हैं। ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। जैसे ही टू पैरा स्पेशल फोर्सेस और पुलिस ने घेराबंदी की, आतंकियों की ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमारे वीर हवलदार गजेंद्र सिंह, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे, उन्होंने अगाड़ी से लीड किया और शहीद हो गए। ये आतंकवादी कोई मामूली लड़के नहीं है। इनके ठिकाने से जो सामान मिला है, हाईटेक मेडिसिन, ड्राई फ्रूट्स, गैस सिलेंडर्स, उससे साफ है कि वो महीनों तक जंगलों में रहने की तैयारी से आए थे। उनका मकसद रिपब्लिक डे 26 जनवरी से पहले जम्मू रीजन में डर फैलाना है। आर्मी ने अब ड्रोन्स और थर्मल इमेजिंग का सहारा लिया है, क्योंकि बर्फ में विजिबिलिटी बहुत कम है। हमें समझना होगा कि आतंकवादी अब कश्मीर वैली से शिफ्ट होकर जम्मू के पहाड़ी इलाकों जैसे कि किश्तवाड़, कठुआ और रियासी जैसे इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का रास्ता मुश्किल है और घने जंगल उन्हें छुपने में मदद करते हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस ने कॉर्डन टाइट किया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और बैकअप टीम्स भेज दी गई हैं। हम सबको मिलकर उन जवानों के लिए दुआ करनी चाहिए, जो माइनस टेम्परेचर में हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है ये एनालिसिस आपके काम आएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही जानकारी सब तक पहुंचे। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे ही ऑथेंटिक और डिटेल न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।